जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षक बहाली अब आयोग के माध्यम से होने जा रही है। इससे संबंधित एक लेटर निकला हुआ है जिसमें रिक्ति की गणना की बात की गई है। और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि सुपर टेट देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, कट ऑफ क्या होगा, आपका मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क्स क्या होगा और कौन कौन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि रिक्तियों की गणना करके मंगाई गई है, उसका टाइम भी बहुत कम दिया गया है। यानी कि विभाग जो है एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है। जी हाँ, प्राइमरी की रिक्ति की संख्या कब तक उपलब्ध कराना है, माध्यमिक की रिक्ति की संख्या कब तक उपलब्ध कराना है, उच्च माध्यमिक की रिक्ति की संख्या कब तक उपलब्ध कराना है, बहुत ही कम समय में रिक्तियों की मांग कब तक के लिए की गई है। जी हाँ, आज जो अप्रैल का महीना है, क्या अप्रैल के महीने तक की रिक्ति को मांगा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते चलिएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेटर जारी रिक्ति की गणना के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों लेटर जारी हुआ रिक्तियों की गणना के संबंध में, और वो जारी कब हुआ? 13/4/2022 को। जी हाँ, उसके बाद उपलब्ध कब तक कराना है तो आप यह जान लें कि 20/4/2023 तक जिला कार्यालय में उपलब्ध करा देना है। जिला वहाँ से कब तक वो पूरी रिक्ति को भेजेगा यह भी आपको बताएंगे। तो आप देखें कि एक सप्ताह के भीतर ही रिक्तियों को जिला वाइज मांगा गया है डीओ कार्यालय के लिए। जी हाँ, डीओ कार्यालय में जो रिक्तियों की संख्या पहुँचेगी वो कितना, विद्यालय से जिला कार्यालय तक 20 तारीख तक, यानी कि 13 को लेटर जारी हुआ और 20 को रिक्ति उपलब्ध करा देना है। तो टोटली एक सप्ताह में जिला में रिक्ति पहुंच जाएगा। और इसी संबंध में हम बात करेंगे, कुछ फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बना के पूरा भेजना है। तो आप इस फॉर्मेट को देखें तो जिला का नाम ऊपर होना चाहिए, उसके बाद कहाँ कौन सा माध्यमिक का भेज रहे हैं या उच्च माध्यमिक का भेज रहे हैं, दोनों का रिक्ति का फॉर्मेट होगा। उसके बाद विषय का नाम, सब्जेक्ट का नाम होगा, कौन से विषय के टीचर के लिए रिक्त पद है उसको लिखना होगा यहाँ पे। उसके बाद जिला में उपलब्ध कुल पद कितने हैं वो बताना है आपको। उसके बाद दिनांक 10/4/2023 की तीसरी में कितने लोग कार्यरत हैं, यानी कि 10 तारीख तक जो लोग कार्यरत है कितने लोग कार्यरत हैं, और 10 तारीख की तिथि से ऊपर कितने रिक्त पद हैं ये भी बता देना है। 10 तारीख तक कार्यरत बल भी बता देना है और रिक्त पद के बारे में भी बता देना है। पूरा डाटा के साथ इसको भेज देना है। फिर उच्च माध्यमिक में भी ऐसा ही है, विषय का नाम लिख देना है और जिला में उपलब्ध कुल पद, और यहाँ भी 10/4/2023 तक की तिथि में कार्यरत बल की संख्या को बताना। उसके बाद 31/3 तक कितने रिक्त पद है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, उच्च माध्यमिक में क्या किया है, 31/3 तक यानी कि मार्च महीने तक की ही रिक्तियों की गणना बतानी है। लेकिन माध्यमिक शिक्षक में यहाँ पे 10/4/2023 तक की रिक्ति को बताना है। तो टोटली रिक्ति मंगाने का काम चालू कर दिया गया है और रिक्ति पहुंचने का 31 टाइम तक का रिक्ति है, और इसी महीने पटना पहुंच जाएगी। यानी कि इस महीने पूरी रिक्ति जो है उच्च माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक की पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे एक प्रश्न यह उठता है आप लोगों के लिए कि प्राइमरी की रिक्ति कहाँ है इसमें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो प्राइमरी की रिक्ति ऑलरेडी चली गई थी, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि जब मार्च अप्रैल तक की रिक्तियों की गणना इसकी हो रही है तो प्राइमरी का भी होना चाहिए, स्वाभाविक है। तो वैसे में जो बातें हम लोग के सामने आ रही थी कि पहले हाई स्कूल टीचर की बहाली होगी, वो ही दिख रही है इस फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि जो रिक्तियों की संख्या मांगी गई है यानी कि ये बहाली पहले आएगी, इसीलिए
रिक्तियों की संख्या सबसे पहले इसकी मांगी गई है। और दूसरा ऑप्शन ये भी होता है, दूसरा कारण ये भी होता है कि जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे उनका स्थानांतरण हो चुका है, अब दूसरे आए हुए हैं। कौन, कार्तिकेयन बोल के हैं, उनका पूरा नाम हमको नहीं मालूम। वो जैसे ही अपने कार्यभार को संभाल लेंगे, एक्टिव होंगे, तब हम लोग को देखने को मिलेगा कि वो भी लेटर निकल गया। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उच्च माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक पहले लेने की बात हो रही थी तो ये भी हो सकता है, और नहीं तो प्राइमरी डायरेक्टर का स्थानांतरण भी एक कारण हो सकता है। इसीलिए प्राइमरी का यहाँ पे रिक्त पदों का लेटर नहीं दिख रहा है हम लोग के बीच, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हमें जहाँ तक लगता है, या फिर कहीं कहीं से सुनने में भी आ रहा है कि जो आवेदन होगा सबका एक ही साथ होगा। ऐसा नहीं है कि इनका पहले होगा, ऐसा बाद में होगा, ऐसा नहीं है, सबका एक ही साथ आवेदन होना है, क्योंकि वेबसाइट जो है वो सबके लिए एक ही बार ओपन होगा। शिक्षक कार्यरत है जो, और जो अभी पासिंग आउट है, जो अभी अभ्यर्थी हैं, सो सबके लिए एक ही बार। तो अब हम बात करेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल था कि आखिर ये तो विभाग जो काम कर रहा है कर ही रहा है, तो फिर एक एग्ज़ाम जो सर पे थोप दिया गया है उसका सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इन सब बारे में पूछा गया था। और कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे ये भी बात आप लोग के द्वारा पूछा गया था। तो टोटली मैं एक अनुमानिक तौर पे इसको बनाया हूँ, वो इसलिए कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सुपर टेट होती है, तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारे यहाँ भी उसी प्रकार से प्रश्न पत्र को बनाया जाएगा। हाँ, हो सकता है वहाँ के प्रश्न पत्र थोड़ा हार्ड होते हों और हमारे यहाँ के थोड़ा ईजी हो, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो हो सकता है प्रश्नों की कैटेगरी जो होगी उन लोगों से थोड़ा ईजी हो। लेकिन हो सकता है यही कि ऐसे ही प्रश्न सेट किए जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने की उम्मीद है। तो जी हाँ, सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे, प्राइमरी सिलेबस के बारे में। और एलिजिबिलिटी के बारे में तो आपको पता ही है, पहले आपको बीएड होना चाहिए, या फिर डीएलएड होना चाहिए, या फिर डीएड होना चाहिए, या फिर जो भी आपका जिस भी नाम से जाना जाता हो, शिक्षक ट्रेनिंग, उसी के नाम से ये तो होना चाहिए। मतलब टोटली शिक्षक ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके बाद पात्रता होना चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं, सीटेट, बीटेट, एस्टेट, जो भी है, पात्रता होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कौन कौन से कैटेगरी के प्रश्न कितने होंगे, ये भी बात सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, भाषा से 40 प्रश्न आने के चांसेस होंगे। टोटली 150 का पेपर, जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी होता है, तो 150 के पेपर के लिए 40 प्रश्न भाषा से होंगे, गणित से 20 प्रश्न होंगे, और रीजनिंग के 5 प्रश्न हो सकते हैं, सूचना तकनीकी के 5 प्रश्न, और बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न, शिक्षण कौशल जिसे हम लोग क्या लर्निंग स्किल के बारे में जानते हैं, टीचिंग स्किल के बारे में जानते हैं, वो 10 अंक के होंगे, और लाइफ स्किल्स 10 अंक के होंगे, और करेंट अफेयर्स 30 अंक के होंगे, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन 10 अंक के होंगे, और अन्य जो होंगे 10 अंक के। तो टोटल को अगर आप जोड़ेंगे तो 150 आपका हो जाता है, और सभी प्रश्नों की एक एक नंबर होंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इसमें निगेटिव मार्किंग हटने वाला है। तो निगेटिव मार्किंग अगर हट जाता है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के लिए पास करना इजी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स जो रखा जाएगा 30, पास मार्क्स 30 रखा जाएगा, तो 30 मार्क्स है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, बाल मनोविज्ञान जो कि आप पहले से पढ़े हैं 10 नंबर, शिक्षण स्किल पहले से पढ़े हैं 10 नंबर, लाइफ स्किल पहले से पढ़े हैं 10 नंबर, 30 नंबर का यहीं से आपका है। अगर इसकी तैयारी ढंग से होगी तो पासिंग मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हैं। और बचा कितना, 120 नंबर का आपका पेपर बचता है। तो करंट अफेयर्स में आप 15 नंबर, या फिर मान के चले 12 नंबर ही लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन से भी आप 8 नंबर लेते हैं, और ये जोड़े लैंग्वेज से आपके स्वाभाविक है नंबर अच्छा गेन होंगे, तो 20 नंबर लैंग्वेज से मानते हैं हम, क्योंकि इसमें 40 प्रश्न पूछा जाएगा। 10 नंबर गणित से मानते हैं, तो 20, 12, 10, 8 ये हम जोड़ लिए। और बात करते हैं यहाँ पे, आप देखें तो पर्यावरण ले लिए, अन्य में से भी आप 5 ले सकते हैं। और ये 5 के जो दो है, रीजनिंग और सूचना तकनीकी, इसमें से मान सकते हैं। इसमें अगर नहीं भी समझ में आया तो 10 में 5 तो स्वाभाविक है आएंगे। तो 20, 12, 32, 10, 42, 8, 50, 10, 60,
60 और 30 पासिंग मार्क्स आप CDP से ले ही ले रहे हैं। 90 नंबर कैसे भी आपके आने ही आने हैं। आप समझिए इस चीज़ को, 90 नंबर कैसे ही आने ही आने हैं। खाली आपका अगर निगेटिव मार्क हट जाता है तो ये परीक्षा आप लोगों के लिए बड़ी नहीं होगी। किसी भी स्टूडेंट को जो सीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स हैं सब पास करेंगे, ये बात मान लीजिए। तो दोस्तों यह वीडियो के माध्यम से मैंने यही बताना चाहा था कि BPSC से चाहे किसी भी आयोग से जो परीक्षा होती है तो हम लोगों के दिमाग में एक सेट कर गया है कि जो आयोग परीक्षा लेती है वो क्लास 1 का परीक्षा लेती है। ऐसा नहीं है। हम लोग C ग्रेड के एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, तो C ग्रेड के एम्प्लॉय को C ग्रेड के ही प्रश्न पत्र मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास 1 के यानी कि A ग्रेड के प्रश्न पत्र मिलेंगे। आप लोग खुद अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि C ग्रेड की परीक्षा के लिए C ग्रेड के ही प्रश्न होंगे, A ग्रेड के प्रश्न नहीं होंगे। इसलिए ज़्यादा भयभीत होने की बात नहीं है। अगर नोटिफिकेशन आता है कौन कौन से सिलेबस से पढ़ना है ये देख लीजिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सिलेबस हम लोग का यही होने वाला है, क्योंकि पड़ोसी राज्य में सुपर टेट का सिलेबस यही है और इसी के अकॉर्डिंग, इसी के इर्द गिर्द हम लोग को तैयारी करनी है। तो ज़्यादा घबराने वाली भी बात नहीं है। अगर नियमावली वापस लेती है गवर्नमेंट तो ठीक है, अगर नहीं वापस लेती है तो भी हमारी कुछ मतलब मान के चलिए 60 से 65 दिन की तैयारी अच्छे ढंग से होती है तो हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप मेधावी छात्र हैं। इसका परिणाम है कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।